हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 8.1। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो इस स्टेटमेंट में मेरे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, एंड यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्लेन वेव, जैसे हम कह सकते हैं लीनियरली पोलराइज्ड, एंड ट्रैवल कर रही है इन अ फ्री स्पेस। ये मेरी सेकंड कंडीशन होगी, फ्री स्पेस और वैक्यूम। एंड थर्ड कंडीशन होगी स्टेट में एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग। सो ये रही हमारी एक्स डायरेक्शन। क्लियर। सो आगे हमें कहा गया है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे इन स्पेस एंड टाइम जो मेरे पास ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है वो भी गिवन है 6.3 जे डॉट कैप वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी। सो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जे डॉट कैप होता क्या है, ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। जैसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं आई डॉट कैप, यूनिट वेक्टर होता है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, सिर्फ ये डायरेक्शन बता देता है। आई कैप का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस। इस तरह जे डॉट कैप का क्या मतलब हो गया, वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है के कैप। क्लियर। सो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट। तो इसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जैसे हमने आई जे और के कैप का कंसेप्ट समझ लिया, तो आपके रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम को स्टडी करते हैं। देखिए, अब इस डायग्राम में मेरे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पोलराइज का मतलब क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे भी कहा गया है सिंगल अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए इसकी प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। क्लियर। सो जो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड है ऑक्सीलेटिंग, ये ऑक्सीलेट कर रही है पॉजिटिव एक्स यहाँ तक, इसके बाद नेगेटिव एक्स में सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव। तो जो मेरी वाई है डायरेक्शन, उसमें मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रही है लाइक दिस इज पॉजिटिव वाई, एंड अगेन यहाँ से नेगेटिव वाई। इसी तरह ये प्रोपगेट कर रही है ऑक्सीलेटिंग, और इसकी प्रोपगेशन डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस। तो अब इस फिगर 8.3 की हेल्प से भी आप समझ सकते हो कि जो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो हम कह सकते हैं माई ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to oscillating electrical field and propagation of direction, ठीक है, वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर के। क्लियर। सो दिस इज आवर कंडीशन कि ये तीनों की तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो अब इस स्टेटमेंट में देखिए, जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है, तो जे कैप से मैं क्या कह सकता हूँ, किस डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में। क्लियर। सो दिस इज माई वाई डायरेक्शन। ठीक है। तो इसमें अब मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर। सो आगे उसने कहा गया है कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग ये प्रोपगेट हो रही है। क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि माई वेव लाइक दिस ऐसे मूव कर रही है अलोंग एक्स डायरेक्शन। क्लियर। सो अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन क्या बची, सिर्फ जेड एक्सिस। सो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इन जेड डायरेक्शन। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के यूनिट वेक्टर से। तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। सो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, अलोंग जेड एक्सिस, और इसे हम यूनिट वेक्टर में डिस्क्राइब करेंगे तो के यूनिट वेक्टर के अलोंग। सो नाउ हमें डायरेक्शन मालूम पता चलेगी ये है मैग्नेटिक फील्ड की। सो अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बुक 8.10 इक्वेशन, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई अपॉन सी, वेयर सी इज आवर वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमें मालूम है सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से हमारे पास, देखिए हमें मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ लाइट। सो सी इज इक्वल टू ई रेशो बी। तो यहाँ से हम बी का फार्मूला ड्राइव करते हैं जैसा हमें बुक में दिया हुआ है इक्वेशन 8.10 में। क्लियर। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो माई बी, ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6.3 अपॉन सी की वैल्यू 3 × 10⁸। तो इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.1 10⁸, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा -8 टेस्ला। सो माई बी comes out in terms of magnitude 2.1 × 10⁻⁻8 टेस्ला। एंड इन वेक्टर फॉर्म अब हम डायरेक्शन भी बता देते हैं, इन विच डायरेक्शन, जैसे हमने पहले ही फाइंड कर ली थी अलोंग के। सो माई बी इज इक्वल टू 2.1 × 10⁻⁻8। तो डायरेक्शन किस में था, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के यूनिट वेक्टर से, एंड यूनिट क्या थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला। सो दिस इज
आवर आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग द। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 8.2। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव है मुझे एक एक्सप्रेशन में गिवन है, तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव एंड आल्सो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन से हमें ये पता लग रहा है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। क्लियर। सो जे यूनिट कैप हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो हमें जो गिवन इक्वेशन दी हुई है इसे हम कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। सो बी अप, ये वाई डायरेक्शन है तो सिंपली यहाँ पे वाई साथ में ही लिख लेते हैं। सो दिस इज आवर बी नॉट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। एंड टी फॉर टेस्ला, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन, तो साइन ब्रैकेट स्टार्ट, तो आगे मेरे पास आता है के, साथ में एक्स प्लस ओमेगा इंटू टी। तो इससे कंपेयर करें तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है आप यहाँ से ईजिली नोट कर सकते हैं। बी नॉट इज माई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो बी नॉट किसकी इक्वल आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। सो आपको समझाने के लिए कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई वाई एक्सिस है जिसमें मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम बी नॉट से डोनेट कर लेते हैं। मेरी के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0.5 इंटू 10⁻³ एंड मेरे ओमेगा की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10⁻11। सो हमें क्या क्या फाइंड करना था, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास के में एक रिलेशन होता है लाइक दिस, माई के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। सो लैम्डा इज आवर वेवलेंथ, तो हमने क्या निकालना है, लैम्डा। सो माई लैम्डा कम्स आउट 2 पाई अपॉन के। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 पाई की वैल्यू 3.14 एंड के 0.5 इंटू 10⁻³ तो अब इसको मैं सिंपली सॉल्व करूँ। सो माई लैम्डा कम्स आउट बी 2 इंटू 3.14, ये बन गया 6.28। अब डिनोमिनेटर में देखिए मैं 0.5 को लिख सकता हूँ 1/2। अब 10⁻³ नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो 10⁻³ न्यूमिनेटर में आ गया। इसी तरह मैं 2 को भी ऊपर ले जा सकता हूँ यहाँ से, सो इंटू 2। सो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, 6.28 इंटू 2, ये मेरे पास आ जाएगा 12.56 इंटू 10⁻³ मीटर। सो दिस इज आवर वेवलेंथ इन मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में हमें इसे कन्वर्ट किया हुआ है सेंटीमीटर में, तो वो भी देख लेते हैं। सो हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे मीटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्लियर। सो लैम्डा इज इक्वल टू 12.56 इंटू 10⁻³ मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 10⁻² सेंटीमीटर। सो इसको अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 इंटू 12.56 ये मेरे पास आ जाएगा 1.256 सेंटीमीटर। सो इसे राउंड ऑफ करें, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 1.26 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर आ गया इन सेंटीमीटर, ये हमारा था इन मीटर्स, दिस इज आवर इन सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट अब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को फाइंड कर लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी के सिंबल को अब मैं डिनोट कर सकता हूँ म्यू से और स्मॉल एफ से, हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ हम म्यू से डिनोट कर लेते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या हम म्यू कह सकते हैं। सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा की वैल्यू भी हमें रिलेशन से कंपेयर करके मिली हुई है 1.5 इंटू 10⁻11। सो सिंपली अब मैं यहाँ से म्यू निकाल लेता हूँ। सो माई म्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो ओमेगा की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। तो इसे सिंप्लीफाई करूँ, अगर इसे मैं 15 बना लूँ 1.5 को, और यहाँ कितना बचेगा 10⁻10 अपॉन 6.28। अब 15 को अगर मैं 6.28 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना आएगा 2.388, ऊपर क्या बच गया 10⁻10। सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। सो इसे मैं और प्रिसाइज करके भी लिख सकता हूँ, जैसे बुक में लिखा हुआ है गीगाहर्ट्स। तो आपको समझाने के लिए 1 गीगा की वैल्यू होती है 10⁻9। क्लियर।
सो अब इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ऐसे, और इसको पहले मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ। सो माई म्यू इज इक्वल टू 2.39 राउंड ऑफ करके इंटू 10 हर्ट्स इसकी यूनिट थी। तो अब 10⁻⁹ की जगह मैं क्या लगा दूंगा, गीगा। सो सिंपली माई म्यू इज इक्वल टू 2.39 इंटू 10, अब इसकी जगह क्या आ गया, गीगा हर्ट्स। सो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ 10 इंटू 2.39 को, सो माई म्यू फ्रीक्वेंसी 23.9 गीगा हर्ट्स। सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में मुझे क्या गया है, अगेन एक्सप्रेशन लिखना है इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमें गिवन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में, अब हमें लिखना किस में है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड थी वो तो वाई डायरेक्शन में गिवन दे दी थी, और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्स डायरेक्शन गिवन है। सो अब मेरे पास बचा क्या, सिर्फ जेड डायरेक्शन। क्लियर। सो जो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी अब वो किस डायरेक्शन में होगी, इन जेड डायरेक्शन। बी पार्ट में इलेक्ट्रिकल फील्ड, पहले मैं जनरल रिलेशन लिख लेता हूँ, ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ये रिलेशन काफ़ी इजी है, तो सिंपली आप इसको याद कर लीजिए। बी आ जाएगा तो यहाँ पे बी नॉट आ जाएगा, बाकी सारा सेम। तो जैसे हमने अभी कहा था कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए सिर्फ डायरेक्शन बच रही है अब जेड डायरेक्शन। सो ई जेड, ओके। सो ई नॉट की वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो सबसे पहले हम ई नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि के और ओमेगा तो मुझे पहली इक्वेशन से ही मिल जाएगा। सो हमें मालूम है दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ लाइट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक ओवर मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्र ऊपर आ गया, मैग्नेटिक नीचे आ गया। सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। सो सिंपली हमें क्या निकालना है, ई नॉट। सो माई ई नॉट कम्स आउट सी इंटू बी नॉट। अब देखिए जो मेरा ई नॉट है, सी की वैल्यू हमें मालूम है 3 इंटू 10⁸8 स्पीड ऑफ लाइट, ये तो हमें याद रखनी पड़ती है। एंड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहली इक्वेशन से ही मिल जाएगी, इसकी वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻⁻7। तो इसे बस सिंप्लीफाई करूँ तो माई ई नॉट कम 6 इंटू 10⁻1। इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, वोल्ट पर मीटर। हम सिंपली कह सकते हैं 60। सो माई ई नॉट कम्स आउट टू बी 60 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ई नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 60 साइन के की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में गिवन थी 0.5 इंटू 10⁻3 प्लस ओमेगा की वैल्यू भी गिवन थी 1.5 इंटू 10⁻11 साथ में टी। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग द। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। इसमें हमें एक फिगर गिवन है 8.5, वहाँ पे हमें शो किया गया है 2 सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर और इनका रेडियस भी गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको डायग्राम दिख रही होगी, ये मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गए इन अ सर्कुलर फॉर्म, और इनका जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें कहा गया है कि जो कैपेसिटर को चार्ज किया गया है विद द एक्सटर्नल सोर्स, जो हमें फिगर में शो नहीं था। सो यहाँ पे कंडीशन है जो चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट। तो हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ करंट होते हैं, डीसी और एसी। तो चार्जिंग करंट कांस्टेंट किस में रहता है, डीसी में। तो इसीलिए हमने यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे हमने एक बैटरी को लगा दिया है। क्लियर। सो ये वाला सिस्टम जो ब्लू पेन से डिनोट हुआ है ये हमें डायग्राम में नहीं था। तो जो चार्जिंग करंट है उसकी वैल्यू भी गिवन है 0.15 एम्पियर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। सो ए पार्ट में हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस एंड रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स, एंड थर्ड में हमें फाइंड करना है कि किरचॉफ रूल इस प्लेट्स में वैलिड है, अगर है तो एक्सप्लेन कीजिए, अगर नहीं है तो भी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे एक हमारे पास करंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस फिगर से हम समझ लेते हैं। देखिए आईसी कंडक्टिव करंट, या आप कह सकते हैं कंडक्शन करंट, और आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट। सो हमें मालूम है बिटवीन 2 प्लेट्स यहाँ पे मेरे पास क्या है, फ्री स्पेस, और आप या कह सकते हैं वैक्यूम। क्लियर। सो जो करंट यहाँ से डिस्प्लेस होके जा रहा है उसको हम नाम दे देते हैं आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये वायर से कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन है हमारे पास, तो इसे कह देते हैं कंडक्शन करंट आईसी। सो अब जो फिगर में हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं। ये था 12 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ये था हमारे पास 5 सेंटीमीटर,
इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड करंट को हम डिनोट कर रहे हैं आई से। तो जैसे हमने भी देखा था, हमें सी फाइंड करना है, रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस dV अपॉन dt, ID डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड हमने देखना है वैलिडेशन ऑफ जंक्शन रूल बिटवीन दीज प्लेट्स। सो ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, के ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सो यहाँ से देखिए मेरे पास कैपेसिटेंस में फ्री स्पेस है और या वैक्यूम है, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो एरिया अब हम निकाल लेते हैं। सो दिस इज अ सर्कुलर प्लेट, सो एरिया किसके आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ, माई ए कम्स आउट 3.14 इंटू 12 इंटू 12 144। अब यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻4। ऐसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 452.16 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर एरिया ऑफ अ कैपेसिटर प्लेट। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो माई सी इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू 452.16 इंटू 10⁻⁻4। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12, एंड सेपरेशन डिस्टेंस हमारे पास था 5 इंटू 10⁻2 मीटर। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, लाइक 5 से अगर मैं 8.85 को डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.77। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, अगर 452.16 को मल्टीप्लाई करूँ 1.77 से, सो माई सी कम्स आउट 800.323। अब जो मेरे पास 10⁻पावर्स हैं उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए 10⁻⁻2 डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सो ऊपर जाके पॉजिटिव होगी तो मेरे पास ऊपर क्या है, -4 -12, ये कितना बन गया, -16, और +2 -14। सो 10⁻⁻14 फैरेड। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं C इक्वल 8.003.23 करूँ तो देखिए अब डेसिमल यहाँ कितने प्लेस में लाया, 2 प्लेस मैं अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आया। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, 10⁻⁻12 फैरेड। तो इसे अगर मैं राउंड ऑफ करूँ अब तो माई कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 8 राउंड ऑफ करने पे। अब हमें एक रिलेशन मालूम है, 1 पिको किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻12। तो इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पे 10⁻⁻12 गया। सो माई कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 8 पिको फैरेड। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ कैपेसिटेंस। सो दिस इज आल्सो आवर आंसर इन फैरेड। ये हमारा SI यूनिट वाला है, ठीक है। अगर फर्दर हम इसको यूज़ करेंगे कैपेसिटेंस को कहीं तो हम SI यूनिट वाला ही वैल्यू यूज़ करेंगे। अब हम रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, मीन्स dV अपॉन dt। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला मालूम है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सो यहाँ से Q की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q इज इक्वल टू C इंटू V। सो अब इस इक्वेशन को मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dQ बाई dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ C इंटू V। सो देखिए हमारा कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहता है, सो माई dQ अपॉन dt इज इक्वल टू C बाहर आ गया, dV अपॉन dt। सो हमें मालूम है dQ बाई dt किसके इक्वल होता है, I के। सो दिस इज आवर करंट इज इक्वल टू C dV अपॉन dt। तो हमने फाइंड क्या करना था, dV अपॉन dt। सो माई dV अपॉन dt कम्स आउट I अपॉन C। सो देखिए करंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.15 एम्पियर ओवर कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने निकाली थी 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। देखिए क्योंकि फैरेड ऐसा यूनिट है तो हम फैरेड वाली ही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए मैं 0.15 को लिख सकता हूँ 15 इंटू 10⁻⁻2, ताकि जो मेरा डिवाइड है वो ईजी हो सके। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास था 8 इंटू 10⁻⁻12। सो 8 से अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1875 इंटू, अब देखिए नीचे मेरे पास कितना है 10⁻⁻12, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो +12, सो -2 एंड +12, इट कम्स आउट टू बी 10⁻10। सो इसकी यूनिट्स देखिए, ऊपर क्या है मेरे पास पोटेंशियल, नीचे क्या है टाइम। पोटेंशियल के लिए हम वोल्ट यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड। सो माई dV अपॉन dt comes out 1.875 into 10⁻10 वोल्ट पर सेकेंड। सो दिस इज आवर आंसर। तो देखिए NCERT में इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है, उन्होंने 8 की जगह
80 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को। सो दिस इज आवर राइट आंसर 1.875 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर सेकेंड। अब हम बी पार्ट देखते हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है। देखिए जितना मेरा कंडक्शन करंट होगा या कंडक्टिव करंट होगा उतना ही मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? सो वी नो डैट माई IC इज इक्वल टू ID। तो जो मेरा ID होगा वो किसके इक्वल होगा? 0.5 एम्पियर के। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। तो अब सी पार्ट देख लेते हैं। यस, किरचॉफ जंक्शन रूल इज वैलिड फॉर कैपेसिटर्स। ठीक है, तो जंक्शन रूल होता क्या है? टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन और नोड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। जैसे हमने अभी बताया था कि जो मेरा इंडक्शन करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वली है। ठीक है, तो इन ईच प्लेट देखिए, ये मेरी प्लेट आ गई फर्स्ट प्लेट, ये आ गई मेरे पास सेकंड प्लेट। देखिए इसमें मेरे पास IC आ रहा है, सो यहाँ से मेरे पास क्या जा रहा है? ID। क्लियर? इस प्लेट में भी, इसे थोड़ा मैं दूर करके बना लेता हूँ। तो इस प्लेट में मेरे पास ID जा रहा है और IC बाहर आ रहा है। तो आप यहाँ से देखिए इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है। सो यस, किरचॉफ रूल इज़ वैलिड फॉर द कैपेसिटर्स। अगर आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन इसकी समझनी है तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। ठीक है, कंडक्शन करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, बैलेंस क्या है, और किरचॉफ लॉ में जो ID है वो कैसे फ्लो करता है। तो आप इसको ईजिली रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। इसमें मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो फिगर 8.6 में शो हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास जो सोर्स पावर है वो क्या है? अल्टरनेटिंग AC सोर्स पावर है, जिसमें मेरे पास इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू यानी VRMS की वैल्यू भी गिवन है 230 वोल्ट, एंड इसकी सोर्स की मुझे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कौन सी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू है 300 रेडियन पर सेकेंड। जो मेरे पास कैपेसिटर है ये है सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर। इसमें रेडियस की वैल्यू भी गिवन है ईच प्लेट, मतलब 6 सेंटीमीटर, एंड कैपेसिटेंस भी गिवन है इस कैपेसिटर का, उसकी वैल्यू है मेरे पास 100 पिको फैरेड। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पे मुझे IRMS मतलब इफेक्टिव करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कंडक्शन करंट। देखिए जब भी हमारे पास प्योर कैपेसिटर सिस्टम होता है तो जो मेरे पास फिजिकली वायर है ना, उसमें जो मेरे पास करंट है उसको हम कह देते हैं कंडक्शन करंट, और इन बिटवीन प्लेट्स कैपेसिटर के मेरे पास फ्री स्पेस है या वैक्यूम है करंट होता है, उसको हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर? सो इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ID से, और कंडक्शन करंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं IC से। तो बी पार्ट में हमें पूछा गया है कि जो मेरा कंडक्शन करंट है IC, क्या वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट होता है? ठीक है, अगर होता है तो मुझे प्रूव भी करना है ना, इज लगा हुआ आगे। सी पार्ट में मुझे फाइंड करना है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ B एट अ 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्सिस बिटवीन प्लेट्स। मान लीजिए मेरी एक्सिस लाइन आ गई बिटवीन द कैपेसिटर, इसके 3 सेंटीमीटर अवे, चाहे ऊपर कर लूँ चाहे कहीं भी कर लूँ, अवे मुझे फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? मैक्सिमम, या आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ पीक मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना है? IRMS इफेक्टिव करंट इन द सिस्टम। सो इसका फार्मूला होता है VRMS अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये कैपेसिटर सिस्टम है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस में XC क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फर्दर हमें मालूम है XC किसकी इक्वल होता है? 1/ωc। क्लियर? तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो VRMS XC की वैल्यू 1/ωc। इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो माई IRMS इज इक्वल टू VRMS इंटू ओमेगा इंटू C। तो यहाँ देखिए मुझे सभी की वैल्यू मालूम है। VRMS की वैल्यू 230, ओमेगा की वैल्यू 300 थी, एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास थी 100 पिको फैरेड। इसे मैं फैरेड में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10 फैरेड। सो 10⁻⁻10 फैरेड। तो इसे सिंप्लीफाई करूँ 102030 गई यहाँ -10 जो रेस पावर में है वो कितना हो जाएगा? -7। क्लियर? सो अब IRMS इज इक्वल टू 23 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 69 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो आ जाएगा 6.9 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये एम्पियर हमारी SI यूनिट होती है करंट की। सो दिस इज आवर SI यूनिट। तो इसको मैं और इफेक्टिव वे से भी लिख सकता हूँ, लाइक IRMS 6.9, अब 10⁻6 किसके इक्वल होता है? माइक्रो के। सो 6.9 तो 10⁻⁻6 क्या बन गया मेरा? माइक्रो एम्पियर। क्लियर? एम्पियर साथ में था। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ इफेक्टिव करंट या IRMS इन द सर्किट। क्लियर? अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में पूछा गया क्या हमारा कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है?
तो बी पार्ट का आंसर है यस। हमारा IC कंडक्शन करंट ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट इररिस्पेक्ट ऑफ सोर्स। ठीक है, ये सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे माई AC अल्टरनेटिंग करंट हो, जिसे यहाँ बुक में ऑक्सीलेटिंग करंट लिखा है, और DC करंट हो। ठीक है, बोथ ही केसेस में मेरा IC और ID इक्वल होगा। जैसे DC करंट में हमें मालूम है कि जैसे मान लीजिए मेरा कांस्टेंट करंट होता है, जैसे 1.5 एम्पियर है। ठीक है, तो थ्रू आउट ये सर्किट में 1.5 एम्पियर ही रहता है। सो माई IC इज इक्वल टू ID, ये भी कितना रहेगा, थ्रू आउट 1.5 एम्पियर ही रहेगा। ऑक्सीलेटिंग करंट जहाँ AC की बात करें, मान लीजिए इसमें मेरे पास पीक वैल्यू कितनी थी, 1.5। ठीक है, तो यहाँ कहीं 1 होगी। क्लियर। अब इस केस में भी एट एनी टाइम, ठीक है, जिस टाइम मेरे पास 1 एम्पियर करंट था, तो IC इज इक्वल टू ID ही रहेगा 1 एम्पियर। जब जी मेरा करंट चेंज होके 1.5 एम्पियर हुआ, तो भी मेरा IC इज इक्वल टू ID 1.5 एम्पियर ही रहेगा। क्लियर। तो हम AC सिस्टम या DC सिस्टम में किसी की बात कर लें, IC इज इक्वल टू ID ही हमेशा रहेगा। तो इसका हमने प्रूफ भी करना था। सो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सो माई डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। सो मुझे एक फार्मूला मालूम है, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, सो d phi E अपॉन dt। मुझे मालूम है माई इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू E into A, electrical field upon area. So my electrical field also known as sigma upon epsilon naught into A। अब जो मेरा सिग्मा है वो क्या होती है, चार्ज डेंसिटी। सो ये भी किसके बराबर होता है, Q अपॉन A। तो एप्सिलॉन नॉट तो मेरे पास यहाँ पहले से था, इंटू A। सो A से A कैंसिल। सो माई इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कम्स आउट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो माई ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D अपॉन dt। अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फर्दर देखिए जो मेरा एप्सिलॉन नॉट होता है ये कांस्टेंट होता है। सो माई ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये d बाई dt से बाहर आ गया डेरिवेटिव से। सो अंदर क्या बच गया, dq बाई dt। तो हमें मालूम है dq बाई dt किसके इक्वल होता है, करंट के। सो I, तो कौन सा कंडक्ट होता है ये, कंडक्शन करंट, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज उसी में फ्लो होगा जहाँ पे मेरे पास फिजिकली कंडीशंस होंगी, जैसे फिजिकल कनेक्शन होगा वायर्स में। तो इसको हम लिख सकते हैं I को IC। ठीक है, कंडक्शन करंट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ माई ID कम्स आउट टू बी IC। सो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के इक्वल होता है। सो नेक्स्ट अब C पार्ट में, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ कैपेसिटर 3 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर अवे है, तो यहाँ पे मुझे B नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। B नॉट मतलब पीक मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ आप कह सकते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो आपको समझाने के लिए मान लीजिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का मैं ग्राफ बनाऊँ, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्लियर, उसको हम कह देते हैं B नॉट। सो B नॉट फाइंड करने के लिए मुझे I नॉट भी चाहिए। मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। सो सबसे पहले मैं सिंपल फार्मूला देख लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर हमारा हो जाएगा ये डिस्टेंस जो 3 सेंटीमीटर है, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो आर इंटू ID, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट है इन बिटवीन कैपेसिटर्स, तो हम यहाँ ID लिख लेते हैं। बट हमें मालूम है कि जो हमारा ID है वो किसके इक्वल होता है, IC के। IC मतलब IRMS। ठीक है, इफेक्टिव करंट। ओके, सो अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर। सो R स्क्वायर इज रेडियस ऑफ प्लेट्स। सो दिस इज माई एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, बट हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम या पीक मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ पीक मैग्नेटिक फील्ड को हम B नोट से डिनोट कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट R अपॉन, अब ID की जगह मुझे क्या लिखना है, मैक्सिमम करंट I नॉट। क्लियर। तो IC वाला ही I नॉट से हमें क्लियर हो जाएगा। सो I नॉट अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। सब देखिए मुझे सभी की वैल्यू मालूम है, सिर्फ I नॉट की वैल्यू नहीं मालूम। तो सबसे पहले मैं I नॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो I नॉट मुझे मालूम है √2 इंटू IRMS। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो मैं I नॉट √2 की वैल्यू 1.414, तो IRMS हमने निकाला था 6.9 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, ऐसे यूनिट वाला। तो इसमें सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा I नॉट का आ जाएगा 9.756 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो माई B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7।
आर हमें गिवन था 3 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट होगा। एंड आई नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो 9.75 लिख लेता हूँ मैं इसको, एंड 10⁻⁻6 एम्पियर। अब ओवर में मेरे पास है 2 पाई, सो पाई से पाई कट जाएगा ईजिली यहाँ से, एंड आर स्केयर। आर की वैल्यू थी हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻², तो 2 बार लिख लेते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻² इंटू 6 इंटू 10⁻²। इसे सिंप्लीफाई करें आगे, 2 से 4 गया तो 2 बच गया, इस 2 से ये 6 गया तो 3 बच गया, 3 से ये 3 गया, अब 10⁻⁻² है तो 10⁻⁻ ये गया, तो अब मेरे पास क्या बचा 9.75, नीचे 6, तो अगर 9.75 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 1.625। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 10⁻⁻7, 10⁻6 न्यूमिनेटर में, तो इसे मैं लिख लेता हूँ B0 इज इक्वल टू 1.625 इंटू 10⁻13। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा, बस 10⁻², 10⁻²। इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास देगा 1.625, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, तो इंटू 10⁻11 टेस्ला। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम या पीक मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्किट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैपेसिटर। तो इसे मैं राउंड ऑफ करके लिख भी सकता हूँ, सो माई B0 इज इक्वल टू 1.63 इंटू 10⁻11 टेस्ला। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। इसमें मेरे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि एक्सरे होगी एंड रेड लाइट होगी एंड रेडियो वेव्स होगी। इनकी हमें वेवलेंथ गिवन है, डिफरेंट वेवलेंथ, जैसे एक्सरे की वेवलेंथ थी 10⁻⁻10 मीटर एंड रेड लाइट की 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव्स की थी 500 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है सेम है फॉर दिस रेस। सो देखिए, जैसे एक्सरे, रेड लाइट है एंड रेडियो वेव्स है, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। क्लियर, दिस इज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है हमारी। क्लियर, अब हमें मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी इक्वल होती है हमारे पास, लैम्डा वेवलेंथ अपॉन टी टाइम पीरियड। सो जो हमारा 1/t है इसे कहते हैं हम टाइम पीरियड, ये किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। सो हमें एक चीज़ और मालूम है, जो मेरी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किसकी इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट की। अब ये कंडीशन कहाँ पे होती है हमारी, वैक्यूम में। तो यहाँ से मैं रिलेशन बना सकता हूँ C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो हमारे पास वेवलेंथ गिवन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी रे है, जैसे एक्सरे, रेड लाइट एंड रेडियो वेव। क्लियर, इसमें मेरे पास लैम्डा चेंज हो रहा है, बट जो मेरे पास C है वो हमेशा ही कांस्टेंट रह रहा है, बिकॉज दिस इज अ फिक्स क्वांटिटी। इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸8। तो लैम्डा चेंज हो रहा है, उसके साथ मेरा फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, जिसके कारण जो मेरी C है वो मेंटेन रहेगी 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड में। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल वेवलेंथ्स जो हमारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन वैक्यूम वो क्या होगी, इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर। सो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारी सेम रहेगी फॉर ऑल वेवलेंथ्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रैवल करी इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन। अब हमें क्या बताना है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, और साथ में हमें पूछा है कि अगर इसकी हमने फ्रीक्वेंसी मालूम है जैसे कि 30 मेगाहर्ट्ज़, तो इसकी हमें वेवलेंथ भी फाइंड करनी है। तो आपको समझाने के लिए जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होते हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपके पास एक फिगर है 8.3। यहाँ देखिए मेरे पास एक लीनियरली पोलराइज्ड, मतलब क्या है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि z डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। क्लियर,
तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर मेरे पास z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है तो मेरे पास सिर्फ दो प्लेन बच रहे हैं, एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर जो मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ऑक्सीलेट हो रहा है इन एक्स डायरेक्शन, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव एक्स, इसी तरह ये ऑक्सीलेट हो रहा है। सेम वे से अब वाई फील्ड में मेरे पास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट हो रहा है। सो पॉजिटिव वाई, आगे हमारे पास नेगेटिव वाई, तो इसी तरह ये ऑक्सीलेट हो रहे हैं इन एक्स वाई प्लेन में। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि देखिए एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लियर इज प्रोपगेटिंग इन z डायरेक्शन। सो यहाँ से मेरे पास दो सिनेरियो बनते हैं, लाइक E एंड B इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एक्स वाई प्लेन में होंगे। क्लियर, हमारी E एक्स प्लेन में होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड B इन वाई प्लेन। और हम इस तरह भी कह सकते हैं माई E एंड B इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर इन वाई एक्स प्लेन। हमारे पास ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। सो इलेक्ट्रिकल अब वाई में और मैग्नेटिक अब किस में होगी, एक्स में। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं इनमें से एक, दोनों लिखने हैं तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। सो अब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 30 मेगाहर्ट्ज, तो हम इसकी वेवलेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज, तो इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ हर्ट्स में। सो 30 इंटू 10⁻6 हर्ट्स, क्योंकि हर्ट्स हमारी ऐसा यूनिट होती है। तो फर्दर हमें मालूम है जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किसके बराबर होती है, लैम्डा अपॉन टी। सो 1/t को हम टाइम पीरियड कहते हैं यहाँ पे। लैम्डा इज आवर वेवलेंथ जो हमें फाइंड करनी है। सो हमें एक रिलेशन मालूम है, 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी म्यू। सो इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये मेरे पास बन गई स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ। सो लैम्डा कम्स आउट c अपॉन म्यू। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लैम्डा वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, और म्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था 30 इंटू 10⁶। अब देखिए इस जीरो को और इसको मैं कंबाइन करूँ तो ये होगा 10�7। अब 3 से 3 कैंसिल, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, 8 - 7 क्या बचा 1। सो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा कितना बच गया 10। सो यूनिट्स ऑफ लैम्डा मीटर। सो दिस इज आवर आंसर, वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 10 मीटर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.5। इसमें मेरे पास एक रेडियो जो हम ट्यून कर सकते हैं फ्रॉम फ्रीक्वेंसी 7.5 मेगाहर्ट्ज से लेके 12 मेगाहर्ट्ज तक। क्लियर, तो इसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, वेवलेंथ। जो मेरी फ्रीक्वेंसी है 7.5 मेगाहर्ट्ज, इसको मैं नाम दे लेता हूँ म्यू1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही मुझे लैम्डा1 वेवलेंथ फाइंड करनी है। एंड जो फाइनल आप कह सकते हैं जो मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है 12 मेगाहर्ट्ज, इसको मैं नाम दे लेता हूँ न्यू2, और इसके ही कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या फाइंड करना है, लैम्डा2। तो अब इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सो हमें मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है एज अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हमें मालूम है रिलेशन c इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो लैम्डा1 इंटू न्यू1। क्लियर, अब हमें निकालना क्या है, लैम्डा1। सो माई लैम्डा1 कम्स आउट c अपॉन न्यू1, और स्पीड ऑफ लाइट हमें मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड म्यू1 की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं 7.5 मेगाहर्ट्ज। सो 7.5 मेगा की वैल्यू तो 10⁶, साथ में आ गया हर्ट्स, क्योंकि हर्ट्स हमारी ऐसा यूनिट है। इसे सॉल्व करें। अब 3 को अगर मैं 7.5 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.4। अब 6 ऊपर जाकर नेगेटिव हो गया, सो 8 - 6 बचा 2। सो माई लैम्डा1 कम्स आउट टू बी 0.4 इंटू 10⁻² मीटर। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। सो माई लैम्डा1 कम्स आउट टू बी 40 मीटर। इसी तरह से हम लैम्डा2 निकाल लेते हैं। सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा2 न्यू2। अब सेम हमें लैम्डा2 निकालना है। सो माई लैम्डा2 कम्स आउट टू c अपॉन न्यू2। अब c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज थी, तो इसको भी हम लिख लेंगे हर्ट्स में। तो 12 इंटू 10⁶, 12 इंटू 10⁶ हर्ट्स। इसे भी सिंप्लीफाई करूँ, अब अगर मैं 3 को डिवाइड करूँ 12 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.25। 6 ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, तो सेम वे से 8 - 6 क्या बचा 2। सो माई लैम्डा2 कम्स आउट टू बी 0.25 इंटू 10⁻² मीटर। इसे भी सिंप्लीफाई करके लिखें। सो माई लैम्डा2 कम्स आउट टू बी 25 मीटर। और कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमने बताना है। सो माई कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ
आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी 7.5 टू 12 मेगाहर्ट्ज के कारण 40 मीटर टू 25 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.6। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 10⁻⁹ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा है। क्लियर? तो हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय दैट चार्ज्ड, और जा कह सकते हैं आप ऑक्सीलेटर। सो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जब भी हमारा चार्ज ऑक्सीलेट हो रहा है विद सम फ्रीक्वेंसी, तो उस ऑक्सीलेशन के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी इन स्पेस में। वही इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरी प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड, विच इन टर्न फिर से वो सोर्स बनेगी इलेक्ट्रिकल फील्ड का, एंड सो ऑन। इसी तरह मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी, उसी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसी से फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी। ये साइकिल चलता रहेगा। सो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रीजनरेट करते रहेंगे, जिसके कारण मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होगी थ्रू द स्पेस। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो नेचुरली इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही हमारा आंसर है थ्योरी में। सो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन थी चार्ज की, वो ऑक्सीलेट हो रहा है 10⁻⁹ हर्ट्ज। तो यही हमारा आंसर हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास, 10⁻⁹ हर्ट्ज। तो थ्योरी में हम ये आंसर लिख लेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ कहाँ से रही है कि एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ सोर्स जो कि एक्सीलरेटिंग चार्ज है। तो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम की हेल्प से समझ। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो ऑसिलेटिंग हो रहा है, ठीक है, थ्रू इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस इज आवर मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लेते हैं। सो ये ऑसिलेट हो रहा है लाइक दिस, इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ मान लेते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? सो ऑसिलेशन के कारण ये मेरा चार्ज है वो एक्सेलरेट होगा, क्योंकि जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज होता है वही हमारा एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब कि देखिए, मान लीजिए ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, फॉर इंस्टेंट इस तरफ जाएगा तो यहाँ से वापस भी आएगा। सो वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में थी, अब फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इस डायरेक्शन में। सेम वे से इस तरफ जाएगा तो वापस वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग। सो जो हमारी एनर्जी है इन दिस एक्सेलरेशन प्रोसेस वही कन्वर्ट हो रही है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.7। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि पार्ट है हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन वैक्यूम। तो इसकी वैल्यू भी गिवन है बी नॉट, मतलब पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड भी हमें गिवन है 510 नैनो टेस्ला। अब हमें फाइंड करने को कहा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दैट पार्ट ऑफ वेव। इसी हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमें अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो हमें मालूम है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो हमें एक फार्मूला मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो रेशियो में ऊपर इलेक्ट्रिकल पार्ट आ गया, नीचे मैग्नेटिक पार्ट आ गया। तो हमें फाइंड क्या करना था, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब ई नॉट। सो माई ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। अब हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मालूम है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बी नॉट की वैल्यू हमें कितनी थी, 510 नैनो टेस्ला। सो नैनो किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁻⁹। सो ये आ जाएगा मेरे पास 510 × 10⁻⁹। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए अब मैं 510 को इस तरह लिख सकता हूँ 51 × 10। क्लियर? सो 10 × 10⁻⁹ ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁻8। क्लियर? अब देखिए 10⁻⁸ यहाँ क्या था पॉजिटिव, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब मेरे पास बचा कितना, 3 × 51। तो 3 × 51 मेरे पास कितना आएगा, 153। सो इसकी यूनिट्स न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज आवर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दैट हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.8। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है जिसका एम्पलीट्यूड भी हमें गिवन है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे हम ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 120 न्यूटन पर कूलम, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है 50 मेगाहर्ट्ज जो म्यू से डिनोट की गई है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, प्रोपगेशन वेक्टर और एंगुलर वेव नंबर के, एंड वेवलेंथ लैम्डा, एंड आल्सो एक्सप्रेशन फाइंड करना है इन वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स।
सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बी नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। हमें मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैवल करती है इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो हमें एक एक्सप्रेशन मालूम है C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आप इसको याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट ऊपर रेशो के एंड मैग्नेटिक पार्ट नीचे। सो सिंपली यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना था, बी नॉट इट्स कम्स आउट टू बी ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 120 न्यूटन पर कूलम। सी की वैल्यू हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसे सॉल्व करें। सो 3 डिवाइड बाई 120 इट्स कम आउट टू बी 40। सो ये ऊपर आ गया 40। तो मेरे पास 10⁸ ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो माई बी नॉट कम्स आउट टू बी 40 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। सो हमें मालूम है 10⁻⁻9 नैनो होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह। सो वन आंसर इज दिस इन ऐसा यूनिट। तो इसे और बेटर वे से लिखने के लिए हम यहाँ पे नैनो बना लेंगे। सो नैनो बनाने के लिए मुझे इस टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरी स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। सो जो नीचे वाला 10 है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा 10⁻⁻1, और ये 10 40 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 400। तो ये आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था 10⁻⁻9 नैनो होता है, तो ये आ गया मेरे पास 400 नैनो टेस्ला, जैसे हमें बुक में आंसर गिवन है एनसीईआरटी में। क्लियर। बट ऐसा यूनिट वाला आंसर ये रहा हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। सो मैंने ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। सो वेरी इजी। सो 2 × 3.14, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हमें 50 मेगाहर्ट्ज़। तो मेगाहर्ट्ज़ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं हर्ट्ज़ में। सो 50 × 10⁻6 ये हो गया हर्ट्ज़। सो 2 × 50 ये मेरे पास हो जाएगा 100, मतलब 10⁻²। सो अब देखिए 10⁻² इंटू 10⁻6 ये हो गया 10⁻8, और मेरे पास यहाँ क्या बचा 3.14। सो 3.14 इंटू 10⁻8 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि प्रोपगेशन वेक्टर और एंगुलर वेव नंबर इज इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे हमने भी लैम्डा फाइंड नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला होता है के का। सो के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी। तो यहाँ मुझे ये फार्मूला भी इजी लग रहा है, इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। सो ओमेगा की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3.14 इंटू 10⁸8 ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। सो ये सिंपली 10⁸8 कैंसिल आउट हो गया। 3.14 डिवाइडेड बाई 3 इट्स कम आउट 1.05। इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास रेडियन पर मीटर। क्लियर। तो आप निकाल भी सकते हैं अगर यूनिट्स निकालनी है अपने। ओमेगा की हमारे पास क्या होगी रेडियन पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इसकी मीटर पर सेकंड। सो सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, क्या बचा रेडियन पर मीटर। सो अब नेक्स्ट हम वेवलेंथ लैम्डा फाइंड कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने अभी के फाइंड कर लिया है। क्लियर। इस एक्सप्रेशन से आप देखिए, तो यहाँ से भी मैं लैम्डा फाइंड कर सकता हूँ। 2 पाई अपॉन के लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 2 पाई अपॉन के, तो यहाँ से भी मेरा लैम्डा निकल जाएगा। और जो हम मोस्टली फार्मूला यूज़ करते हैं वो है C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। ठीक है, ये फार्मूला हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो इसी से निकाल लेते हैं। लैम्डा कम्स आउट C अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 50 इंटू 10⁻6। अब देखिए अगर मैं 3 को 300 बना लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा ऊपर 10⁻6। तो 10⁻6 10⁻6 ईजिली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो माई लैम्डा इज इक्वल टू 300। तो क्या बच गया साथ में 10⁻6 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻6। तो ये ईजिली कैंसिल आउट हो गए। अब 1 0 से 1 0 गई 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या मेरे पास आ गया 6। सो माई लैम्डा comes out 6 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। अब बी पार्ट में हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। बी पार्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि ना वेक्टर फॉर्म हमें फाइंड करना है। मान लीजिए ये मेरी होगी वाई एक्सिस, ये मेरी होगी जेड एक्सिस, और ये मेरी होगी एक्स एक्सिस। तो अब प्रोपगेशन ऑफ वेव हम मान लेते हैं कि जो हमारी प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो अब किस डायरेक्शन में आ गई, एक्स डायरेक्शन में। क्लियर। सो ये हम सपोज कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हमारी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है
वो होती है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो हमने यहाँ से कह दिया है कि हम मान लेते हैं कि मेरी एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स की तरफ डायरेक्शन में मेरे पास जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है या प्रोपेगेट हो रही है। सो अब मेरे पास वाई एंड जेड प्लेन बचा है जिसमें मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो एक्स डायरेक्शन को हम आई डॉट यूनिट वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए। वाई डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं जे डॉट कैप, डॉट मत भूलिए जे के ऊपर, एंड जेड डायरेक्शन के लिए हम के कैप। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल फील्ड देख लेते हैं एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ब्रैकेट स्टार्ट के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज़ आवर एक्सप्रेशन। तो देखिए अब मुझे डायरेक्शन बतानी है इसमें ई की, तो मान लेते हैं कि मेरी ई वाई डायरेक्शन में है। क्लियर। सो डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं ई वाई। ठीक है, तो ये भी सही है, डायरेक्शन इन वाई एक्सिस बता देगा। और जैसे हमें एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है ई के लिए, हम यहाँ यूज़ कर लेंगे जे डॉट वेक्टर। इन दोनों का मतलब एक ही है, ई वाई का और जे डॉट वेक्टर का। क्लियर। सो अब एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इन न्यूमेरिकल फॉर्म। सो आवर ई इज इक्वल, सो ई नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 120 न्यूटन पर कूलम। आगे क्या आ जाएगा, साइन इसी तरह, सो स्क्वायर ब्रैकेट। अब के की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये आ रही थी हमारे पास 1.05 यूनिट इसकी रेडियन पर मीटर। साथ में क्या था हमारे एक्स, आगे माइनस ओमेगा की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी 3.14 इंटू 10⁸। यहाँ थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, यूनिट्स रेडियन पर सेकेंड इंटू टी। सो हमारी ब्रैकेट क्लोज। डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे जे डॉट कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने कंसिडर किया था कि लेट इट बी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारी एक्स डायरेक्शन यूज़ हो गई है, वाई डायरेक्शन यूज़ हो गया है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अब क्या बचा है, जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारी जेड डायरेक्शन थी, इसे हम के कैप से डिनोट करते हैं। सो बी, और अनदर वे जैसे हमने कहा था, इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं बी इन जेड डायरेक्शन। क्लियर। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम शो कर लेते हैं विद यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट साइन सेम के एक्स, क्योंकि एक्स हमारा क्या है अब, प्रोपेगेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोपेगेशन वेक्टर है और एक्स हमारा जो उसके साथ है तो उसके एक्स डायरेक्शन में है, माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, तो इसे के यूनिट वेक्टर से हम डिनोट कर पाएंगे। क्लियर। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो बी नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी 400 नैनो टेस्ला। क्लियर। इनटू साइन के की वैल्यू सेम 1.05 रेडियन पर मीटर, साथ में एक्स माइनस ओमेगा की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। सो इसके साथ मल्टीप्लाई 30। सो दिस इज़ आवर मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन है, हमने माना है जेड डायरेक्शन, तो इसके लिए डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर लेंगे के यूनिट वेक्टर, के कैप। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सप्रेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.9। इस स्टेटमेंट में मुझे टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गिवन है जो टेक्स्ट में थी। तो फिगर 8.4 हमें शो कर रहा है टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमें उसने फार्मूला यूज़ करने को कहा है, एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू आवर फ्रीक्वेंसी, एंड हमें कहा है कि हमें ऑब्टेन करना है फोटोन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमें एनर्जी आएगी उसकी यूनिट्स होंगी जूल में। सो हमें फाइंड किस में करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर। फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एंड लास्ट पार्ट में हमें ये पूछा गया है कि हमें इन एनर्जीज को रिलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे हमें एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन का फार्मूला गिवन है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच इज़ आवर प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज़ आवर फ्रीक्वेंसी। हमारे पास एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34। क्लियर। सो अब क्वेश्चन में मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो सकती है और वेवलेंथ भी गिवन हो सकती है। फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू, वेवलेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं लैम्डा। सो इसी फार्मूले को हम रीराइट भी कर सकते हैं, एच। अब फ्रीक्वेंसी न्यू की जगह हम लिख सकते हैं C/लैम्डा। लैम्डा इज़ वेवलेंथ। ये रिलेशन कहाँ से आता है, हमें मालूम है वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के। सो C इक्वल टू
हमारे पास होता है लैम्डा इंटू न्यू। तो यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं जो आ जाएगी सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो इन दोनों फार्मूले से हम एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन निकाल सकते हैं। तो जो इसकी यूनिट्स आती है वो आती है जूल में। क्लियर। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें यूनिट्स निकालनी है। सो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर ईजिएस्ट कैलकुलेशन मैं मान लेता हूँ लैम्डा को 1 मीटर। क्लियर। अब बाद में लैम्डा को मैं चेंज करता रहूँगा अकॉर्डिंग टू आवर वेवलेंथ। क्लियर। बट फॉर ईजिएस्ट वे मैं लैम्डा को अभी 1 मीटर मान लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो सके। सो अब एनर्जी की वैल्यू निकाल लूँ। सो माई ई इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लैम्डा कितना था मेरा 1 मीटर। सो अब जो मेरी एनर्जी आ रही है इज इक्वल टू वो आएगी 19.89 इंटू 10⁻26 जूल। क्लियर। बट हमें किस में फाइंड करनी है, इन इलेक्ट्रोवोल्ट। सो सिंपली मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ विद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ई इज इक्वल टू 19.89 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.43 इंटू 10⁻⁻7 इलेक्ट्रोल वोल्ट। तो इसे मैं राउंड ऑफ करके लिख लूँ। तो इसे मैं साइंटिफिक वे और राउंड ऑफ करके लिख लूँ तो मेरे पास एनर्जी ऑफ अ फोटोन विद लैम्डा 1 मीटर ये आ गया 1.24 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारी एनर्जी आ गई विद लैम्डा 1 मीटर। सो अब इस वैल्यू को हम याद रखेंगे। इस वैल्यू को याद रखने से हमारी कैलकुलेशन पार्ट्स काफ़ी ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे किसी भी वेवलेंथ के लिए एनर्जी निकालनी है तो मैं सिंपली लैम्डा डिवाइड में कर लूँगा, इजी पार्ट। ठीक है। तो जहाँ फ्रीक्वेंसी को सिंपली मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है, तो मेरा इजीली आंसर आ जाएगा एंड वेरी फास्ट। क्लियर। सो इसी बात को थ्योरी में भी लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। सो कह रहे हैं कि फोटोन एनर्जी फॉर अदर वेवलेंथ्स इन द फिगर, जो हमारी फिगर 8.4 है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 10। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी को हम ईजिली मल्टीप्लाई करके, क्योंकि पावर टेंस में है, सिंपली मल्टीप्लाई करके हम एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर रे निकाल सकते हैं। जैसे गामा रे होगी, अल्ट्रा वायलेट रे होगी, माइक्रोवेव्स होगी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। तो लैम्डा अगर गिवन है तो हम इसको ओवर डिवाइड, टेंस की पावर को डिवाइड करके हम एनर्जी निकाल सकते हैं ईजिली। सो नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ अ फोटोन दैट अ सोर्स प्रोड्यूसेस इंडिकेट्स द स्पेसिंग ऑफ रेलिवेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द सोर्स। तो देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है प्रोटॉन से वो एक उसके सोर्स को बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गामा रेस लूँ, ठीक है, इसमें एनर्जी काफ़ी हाई होती है। क्लियर। आप देख ही सकते हो फ्रीक्वेंसी 10⁻22 नीचे जाए कम होती जाएगी। ठीक है। सो एनर्जी जो प्रोड्यूस है वो हमें सोर्स के बारे में ही बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए लैम्डा रेस टू पावर -12 है बेटा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड टू एनर्जी अकॉर्डिंग टू 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको हम निकाल के भी देख सकते हैं। सो देखिए जैसे मैंने कहा था कि ये फार्मूला हमें याद रख लेना है। सो अब अगर मैं गामा रेस की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा किसके बराबर होता है 10⁻⁻12, ये मेरे पास आ जाएगी गामा रेस। क्लियर। तो इसकी एनर्जी ऑफ गामा रेस में निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12। क्लियर। अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, एक ही बात है। सो 1.24 अब ऊपर अगर 12 तो ये आ गया 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें मालूम है 10⁻6 किसके बराबर होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जब मेरे पास मेगा में वैल्यू हो तो हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम आ रहा है, ये वाला गामा एक्स रेस वाला। क्लियर। इसी तरह अगर मेरे पास एनर्जी लेवल 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, वो हमारे पास क्या आती है, विजिबल लाइट। क्लियर। गिव्स द विजिबल लाइट रेडिएशन। ठीक है, हमारा ये पार्ट जो विजिबल रेडिएशन का पार्ट है। तो इसमें एक और वर्ड देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, अगर मेरा कोई भी एनर्जी लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एनर्जी की वैल्यू 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मुझे मालूम है यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, गामा रेस ट्रांजैक्शन में। क्लियर। काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई ट्रांजैक्शन है
इसमें मेरे पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, विजिबल रीजन। क्लियर, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.10। इसमें मेरे पास क्या है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑक्सीलेट कर रही है साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्स एंड एम्पलीट्यूड भी गिवन है हमें 48 वोल्ट पर मीटर। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए पार्ट में वेवलेंथ ऑफ वेव लैम्डा एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट फाइंड करना है। एंड हमें शो भी करना है कि हमारी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी हुई है कि सी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हम ले सकते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में हमें लैम्डा फाइंड करना है, वेवलेंथ। सो हमें मालूम है जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन वैक्यूम किसकी इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के। सो सी इज इक्वल टू हमें पता है लैम्डा इंटू न्यू। तो यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। सो माई लैम्डा कम्स आउट टू बी सी अपॉन म्यू। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, सो हमें फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू भी गिवन है 2 × 10⁻10 हर्ट्स। तो सिंप्लीफाई करूँ 2 से अगर 3 को डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5। ये ऊपर जाके नेगेटिव हो गया तो मेरे पास बचा 10⁻−2। तो ये हमारे पास क्या थे लैम्डा, तो इसकी यूनिट्स होती है मीटर। सो माई लैम्डा comes out to be 1.5 × 10⁻² मीटर। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर ए पार्ट। इस तरह बी पार्ट देख लेते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अगेन हमें मालूम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो किसकी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के। सी इज इक्वल टू ये रेशियो में आ जाएगी ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो इस रेशियो को याद रखने का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिकल पार्ट ऊपर मैग्नेटिक पार्ट नीचे। तो मुझे निकालना क्या है यहाँ पे बी नॉट। सो माई बी नॉट कम्स आउट टू बी ई नॉट अपॉन सी। सो ई नॉट की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 48 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसे सिंप्लीफाई करूँ 3 से 48 को काटूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 16। ये ऊपर एक नेगेटिव का हो गया, सो इंटू 10⁻−8 टेस्ला। तो इसे फर्दर मैं साइंटिफिक वे में लिख सकता हूँ, माई बी नॉट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻7 टेस्ला। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। अब सी पार्ट में मुझे बताना है कि जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें प्रूफ करके बताना है। सो हमें मालूम है एनर्जी डेंसिटी यूई ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन बाय 1/2 ε0 इंटू ई स्केयर। इसी तरह से इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी स्केयर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, यू ई इक्वल टू यू बी। सो मुझे जो प्रूफ करना है यू ई इज इक्वल टू यू बी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो यू ई हमें मालूम है किसकी इक्वल है 1/2 ε0 इंटू ई स्केयर। तो देखिए मुझे इस टर्म के इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मुझे पहले ई स्केयर नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए बी। सो जैसे हमने भी फार्मूला डिस्कस किया था कि माई सी इज इक्वल टू ई अपॉन बी होती है बी पार्ट में सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू सी इंटू बी। तो ये फार्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे ई का स्केयर है। सो माई यू ई इज इक्वल टू 1/2 ε0। अब सी का भी स्केयर आ जाएगा एंड बी का भी स्केयर आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे मुझे सी स्केयर नहीं चाहिए, बी स्केयर तो चाहिए, इट्स ओके, बट सी स्केयर नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट इसी तरह मैं एक फार्मूला और यूज़ कर सकता हूँ, सी की वैल्यू होती है 1/√μ0 इंटू ε0, क्योंकि मुझे म्यू नोट चाहिए था तो मैं ये रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं स्केयरिंग बोथ साइड करूँ तो सी स्केयर 1/μ0 इंटू ε0। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो 1/2 ε0, सी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई 1/μ0 इंटू ε0। तो बी स्केयर पहले से था, तब ε0 से ε0 कैंसिल हो गया। सो माई यू ई कम्स आउट बी स्केयर अपॉन 2μ0। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 से देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आ गई यू बी के। सो माई एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।